नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग। नाम तो हर किसी ने कहीं ना कहीं सुना ही है। अक्सर इस इंडस्ट्री का नाम आते ही कई तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में सुनी सुनाई बातों को किनारे रखकर हम इस पूरे इंडस्ट्री का एक 360 डिग्री विश्लेषण करने वाले हैं। कोई राय बनाने से पहले हम सीधे ठोस आर्थिक आंकड़ों, भारत सरकार के सख्त कानूनों और इसके तेजी से बदलते डिजिटल भविष्य पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे डेटा के चश्मे से इस विशाल दुनिया की असलियत को समझते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ है। शुरुआत अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से होगी, फिर हम इसे चलाने वाले लोगों और राज्यों को देखेंगे। उसके बाद 2021 के कड़े सरकारी नियमों और पिरामिड स्कीमों के बैन पर बात करेंगे और अंत में इसके डिजिटल रूप को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाग 1 से, डायरेक्ट सेलिंग की अर्थव्यवस्था। इस इंडस्ट्री को लेकर हमेशा दो अलग अलग धड़े देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे आर्थिक आज़ादी का शानदार रास्ता मानते हैं और दूसरी तरफ वो जिन्हें ये सिर्फ एक विवादास्पद स्कीम लगती है। लेकिन जब हम विवादों से हटकर सिर्फ और सिर्फ ठोस डेटा पर फोकस करते हैं तो जो तस्वीर उभरती है वो काफी दिलचस्प है। 2,12,000 मिलियन रुपए। जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2022-2023 में भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का कुल टर्नओवर इसी आंकड़े को पार कर गया था। और सबसे बड़ी बात, ये कोई रुका हुआ आंकड़ा नहीं है। ये लगातार 12% की प्रभावशाली दर से हर साल आगे बढ़ रहा है। साफ है कि तमाम बहसों के बावजूद ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक बेहद सक्रिय और विशाल हिस्सा बन चुका है। और बात सिर्फ भारत की नहीं है। जरा ग्लोबल स्केल पर नजर डालें तो दुनिया भर में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस सेक्टर से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इसका कुल वैश्विक टर्नओवर 167,000 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। इसमें भी सबसे बड़ा दबदबा एशिया प्रशांत क्षेत्र का है, जो ग्लोबल सेल्स का 40% से ज्यादा हिस्सा कवर करता है। और हमारा भारत इस भारी भरकम टर्नओवर लिस्ट में 11वें नंबर पर अपनी जगह पक्की कर चुका है। मतलब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक मल्टी बिलियन डॉलर का ग्लोबल पावर हाउस है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, जनसांख्यिकी और अग्रणी राज्य। अब सवाल ये है कि आखिर ये करोड़ों अरबों का टर्नओवर ला कौन रहा है और देश के किन हिस्सों में ये सबसे ज्यादा फल फूल रहा है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा सामने आता है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो इस इंडस्ट्री में महिलाओं का दबदबा है, करीब 71%। लेकिन भारत में तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। यहाँ 63% हिस्सेदारी के साथ पुरुष पूरी तरह से हावी हैं। ये विरोधाभास अपने आप में भारतीय बाजार की एक बहुत ही अनोखी और अलग सच्चाई बयां करता है। और अगर हम देश के अंदर देखें तो विकास हर जगह एक जैसा नहीं है। भारत में सबसे आगे है महाराष्ट्र, जिसने अकेले टर्नओवर में 24 बिलियन रुपए से ज्यादा का योगदान दिया है। इसके ठीक पीछे पूर्वी भारत से पश्चिम बंगाल है और फिर नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। असल में यही वो राज्य हैं जो इस वक्त भारतीय डायरेक्ट सेलिंग अर्थव्यवस्था का इंजन बने हुए हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, 2021 की नियम पुस्तिका। जाहिर सी बात है, जहां इतना बड़ा पैसा और इतनी तेज ग्रोथ होगी, वहां लोगों को बचाने के लिए सख्त सरकारी नियमों का होना भी बेहद जरूरी है। और यही एंट्री होती है 2021 के उपभोक्ता संरक्षण नियमों की, जो एक असली गेम चेंजर साबित हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि ये नियम किसी एक खास मॉडल को नहीं, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग के हर एक मॉडल को अपने दायरे में लेते हैं। सरकार ने कोई लूप होल नहीं छोड़ा है। हर तरह की अनुचित व्यापार प्रथाओं पर पूरी सख्ती से लगाम कसी गई है। इस नियम पुस्तिका ने डिस्ट्रीब्यूटर्स पर बहुत ही कड़े कानूनी दायित्व थोप दिए हैं। अब कोई हवा में बातें नहीं कर सकता। काम शुरू करने से पहले लिखित अग्रीमेंट होना ही चाहिए। बिना आईडी कार्ड और बिना अपॉइंटमेंट के किसी के घर जाकर प्रोडक्ट बेचना अब बीते दिनों की बात है। झूठे दावे करना सख्त मना है। और सबसे बड़ी राहत की बात, नेटवर्क में जुड़ने के नाम पर कोई भी एंट्री फीस या सब्सक्रिप्शन फीस मांगना अब पूरी तरह से गैर कानूनी है। पुराने आक्रामक बिक्री के तरीकों पर यह सीधा और तगड़ा प्रहार है। चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, पिरामिड स्कीम पर प्रतिबंध। ये वो बारीक लेकिन सबसे अहम लाइन है जो एक सही बिजनेस और एक धोखेबाजी के बीच का फर्क तय करती है। भारतीय कानून अब डायरेक्ट सेलिंग इकाई की एकदम सटीक परिभाषा देता है, और ये परिभाषा उन तमाम कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा देती है जो पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन के धंधे में लगी हैं। ये एक बहुत ही जरूरी कदम था, ताकि कोई भी फर्जी स्कीम एक वैग बिजनेस का चोला पहनकर लोगों को ना ठग सके।
पिरामिड स्कीम का सीधा सा मतलब है जहां मुनाफा प्रोडक्ट की बिक्री से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नए लोगों को फंसाने या जोड़ने से आता है। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर किसी मल्टी लेवल नेटवर्क में वित्तीय लाभ केवल भर्तियां करने से मिल रहा है तो वो एक गैरकानूनी पिरामिड स्कीम है। बिजनेस का आधार प्रोडक्ट होना चाहिए, इंसान नहीं। और इसी को पुख्ता करता है नियम 10, जो बिल्कुल दो टूक चेतावनी देता है। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर किसी भी पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन को चलाना या उसमें हिस्सा लेना अब सख्त वर्जित है। ये सीधे तौर पर आम लोगों की गाढ़ी कमाई को डूबने से बचाने के लिए बनाया गया एक बेहतरीन कानूनी ढाल है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, डिजिटल बदलाव। कड़े कानूनों और इस तेजी से बदलते समय के बीच इस इंडस्ट्री ने खुद को कैसे बदला है? वो दिन गए जब लोग घर घर जाकर पैम्फलेट बांटते थे या अनजान लोगों का डेटा खरीदकर उन्हें परेशान करने वाली कॉल्स करते थे। आज के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो पुराना युग अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। आज का युग डिजिटल है। अब सारा फोकस ऑनलाइन ट्रैफिक जनरेट करने, स्मार्ट तरीके से लीड कैप्चर करने, ऑटोमेटेड वेबिनार और एफिलिएट मार्केटिंग जैसी मॉडर्न तकनीकों पर है। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में टिके रहने के लिए ये 5 डिजिटल सर्वाइवल कदम एकदम जरूरी हो गए हैं। पहला, सही दर्शकों को ऑनलाइन अट्रैक्ट करना। दूसरा, उन लीड्स को कैप्चर करके एक रिश्ता बनाना। तीसरा, उन्हें किसी बोरिंग सेमिनार में नहीं बल्कि एक सुविधाजनक डिजिटल प्रेजेंटेशन में लाना। चौथा, स्मार्ट और बिना दबाव वाला फॉलोअप करना। और पांचवा, नए जुड़ने वाले लोगों को पूरी तरह से डिजिटल टूल्स के जरिए ट्रेन करना। सीधी सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग अब अनिवार्य रूप से डिजिटल मार्केटिंग बन चुकी है। अगर कोई आज भी उस 2010 वाले माइंडसेट और तरीकों से इस बिजनेस को करने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए वो रेस से बहुत बाहर है। खुद को डिजिटल के हिसाब से ढालना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि इंडस्ट्री में बने रहने की इकलौती शर्त है। तो अंत में एक बड़ा सवाल यहीं आकर खड़ा होता है। एक तरफ है सरकार के सख्त नियम जो हर तरह की धोखाधड़ी पर लगाम कस रहे हैं, और दूसरी तरफ है इस पूरी इंडस्ट्री का एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मुड़ना। सोचने वाली बात है, क्या ये दोनों चीजें मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग पर लगे उस पुराने ऐतिहासिक कलंक को हमेशा के लिए मिटा पाएंगी? क्या भविष्य में इसे एक पूरी तरह से पारदर्शी और सम्मानित पेशे के रूप में देखा जाएगा? आने वाले वक्त का डेटा ही इसका असली जवाब देगा। इस डेटा संचालित विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।